सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का कक्षा 9 हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह मेरा 5वां वीडियो है। अब तक हम लोगों ने कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से 2 पाठ कबीर की साखियाँ, शबद और ललतदक जी के वाक का अध्ययन किए तथा गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 2 राहुल साकित्यायन द्वारा लिखित लासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते पर की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के बनावटी वेश में किए। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यह यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ यात्रा का वर्णन है। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। लासा की ओर। लासा की ओर राहुल साकित्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ है यात्रा का वर्णन, जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा जा रहा है। फरी कलिंगपांग मार्ग से प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी। अब फौजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने लिए घर बना लिए हैं। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी हैं और बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेद आदि कुछ भी नहीं है। यात्री घर के अंदर जाकर बहुओं और सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाकर उन्हें दे भी देती हैं। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे राहदारी मांगी। राहदारी का अर्थ रास्ते का कर। उन्होंने 2 चीटें उन्हें दे दी। चीटें वहाँ का स्थानीय पैसा। उसी दिन वे थोडला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षुक सुमत के जान पहचान के लोग रहते थे। सुमत एक बौद्ध भिक्षुक है और गाइड का भी काम कर रहा है। लेखक के साथ रास्ता बताता है, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब लेखक उसके साथी को बहुत मुश्किल से डांडला थोडला पार करना था। तिब्बत में डांडले बहुत ही खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसकी दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। डाकुओं के लिए यह स्थान सुरक्षित जगह था। इन निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता। डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं, बाद में उनका माल लूटते थे। लेखक और उनका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भिखमंगों की तरह अपना भेष बना लेते थे और दया करके 1 पैसे दे दो कहकर भीख मांगने लगते थे। वहाँ पहाड़ की ऊंची चढ़ाई को देखकर लेखक ने सुमित को लंगकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडला से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुँचे। इनके दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम तक हिमालय के बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी परंतु उतराई सहज थी। लेखक अपने घोड़ों पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर सही रास्ते पर आया। जब वह देर से पहुंचा तो सुमत लेखक पर गुस्सा करने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दे दिया। सुमत शीघ्र ही शांत हो गया। लंगकोर में उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के यजमानों ने उन्हें
चाय सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने के लिए दिया। इसके बाद वे तिंकरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल स्थान पर पहुंच गए। वहीं पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे तिंगरी समाधगिरी कहते हैं। यहाँ के गांव में सुमित के अनेक यजमान थे। सुमित कपड़ों की पतली पतली चीरी हुई बत्तियों को गंडे के बनाकर यजमानों को बांटता था। लेखक ने सुमित को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया और लासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमित ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े। सुमित के परिचित यजमान तिंगरी में ही थे, परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहां से भिक्षु नमसे बहुत भद्र पुरुष थे। वहां के मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। 15 शेर का मतलब किलो। सुमित आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पोथियां पढ़ने में लग गया। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर वे अपना सामान पीठ पर लाद कर चल दिए। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। हम इन प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेंगे। इसके बाद इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लेंगे। थोडला के पहले से आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरे यात्रा में के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान क्यों नहीं मिला। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे वहां शाम के समय पहुंचे थे। इस समय वहां के लोग छड्ग पीकर अपने होश हवास गवा देते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है। उनकी मनोवृत्ति बदल जाती, इसलिए उन्हें भद्रवेश मतलब अच्छे वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। दूसरा प्रश्न है, उस स्थान के में तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। डकैत यात्री को पहले मारते थे, बाद में उनका सामान लूटते थे। इस प्रकार यात्रियों में सदा जान माल का भय बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। लेखक अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। जब वह घोड़े को जोर देने लगा तो उसका घोड़ा अधिक सुस्त हो गया। वहाँ से 2 रास्ते थे। वह बाएं रास्ते पर 1.5 मील आगे बढ़ गया। जब उसे पता चला तो उसे वापस आया, इसलिए वह इस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को यजमान के पास जाने से रोका, किंतु दूसरी बार क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया। दूसरी बार लेखक ने सुमित के यजमान के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहाँ एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ मिल गई। इनमें से एक एक पोथी 15-15 किलो से कम नहीं थी। वह उन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया था। और अगला प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे दुर्गम मार्ग से चढ़ाई करनी पड़ी और मामूली स्थान पर रुकना पड़ा। चोर डाकुओं से बचने के लिए भिखमंगों का भेष बनाना पड़ा। लेखक का घोड़ा सुस्त हो गया था, जिनके कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया इत्यादि। उसे और खाने पीने में की भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इत्यादि कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। प्रस्तुत पाठ यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसे था। उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। लोग बौद्ध धर्म सन्यासियों के द्वारा दिए गए गंडे ताबीज़ को अपनी रक्षा का आधार मानते थे। समाज में कानून व्यवस्था बहुत दयनीय थी। लोग बंदूक पिस्तौल लेकर खुलेआम घुमा करते थे। मार्ग में चोर डाकुओं का भय बना रहता था। डकैत यात्री को पहले मारते थे, बाद में उन्हें लूटा करते थे। हालांकि वहाँ जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी।
अपरिचितों को घर के भीतर जाने की मनाही भी नहीं थी। यात्रियों को आवास और खाने पीने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन लोग छड़ नामक मादक पेय का पान भी करते थे। छड़ एक प्रकार की शराब जैसी वस्तु है। मैं अब पुस्तक के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखकर आप अपने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उन्हें चेक कर लूँगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।